रूल की हम बात करते हैं, रूल नंबर 88, जिसमें बता रखा है आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच ट्रांजेक्शन। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं कॉमन पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे, तो हर ट्रांजेक्शन का एक आपको यूनिक आईडी दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 88 सब रूल 1 ये बोलता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई भी पैसा डेबिट करो, चाहे कोई भी पैसा क्रेडिट करो, क्योंकि अगर हम अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं उसमें तो क्रेडिट होता जाता है, और जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी का, तो वो अकाउंट डेबिट होता जाता है। तो यहाँ पर रूल नंबर 88 सब रूल 1 ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आप जब भी क्रेडिट करोगे या आप जब भी उसको डेबिट करोगे तो आपको एक यूनिक नंबर क्या होगा, जनरेट होगा। उसको यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलेंगे। क्लियर है? जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से पैसा डेबिट किया, इसका मतलब यू आर यूटिलाइजिंग फॉर मेकिंग द पेमेंट, तो वो ऑटोमेटिकली उस यूनिक आइडेंटिटी नंबर को यूज करके वो आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में क्या कर देगा, वो पैसा क्रेडिट कर देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में क्या होता है, आपका जो भी पेमेंट ड्यू होता है वो डेबिट होता है, जैसे जैसे हम लायबिलिटी खत्म करते जाते हैं वो पैसा क्रेडिट होता जाता है, यानी आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होती जाती है। तो उसके रिगार्डिंग भी अगर आपकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस भी हो रही है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रूल नंबर 88 ये बोलता है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर में भी कोई डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो, यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा। लायबिलिटी रजिस्टर में भी कोई अमाउंट क्रेडिट करते हो तो आपको यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा, और वो यूनिक आईडी नंबर आपके पास ये प्रूफ होता है कि आपने इतना पेमेंट डिपॉजिट करा दिया है, या इतना पेमेंट आपने लायबिलिटी खत्म कर दी है, इतना लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। ओके, तो देखो रूल नंबर 88 सब रूल 1 की बात करते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड एट द कॉमन पोर्टल फॉर ईच डेबिट और क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कभी भी पैसा डिपॉजिट कराओ, चाहे कभी भी वहां से पैसा निकालोगे, तो आपको एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा। रूल नंबर 88 सब रूल 2 ये बोलता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रिलेटिंग टू द डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी। अगर आप कोई भी लायबिलिटी का पेमेंट करते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को जैसे ही क्रेडिट करोगे तो आपको एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा, और यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगी। रूल नंबर 88(3) ये बोलता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड एट द कॉमन पोर्टल फॉर ईच क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लायबिलिटी रजिस्टर फॉर द रीजन अदर देन दोज कवर्ड अंडर द सब रूल 2। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर यानी सब रूल 2 के अलावा, सब रूल 2 के अलावा और क्या हो सकता है, देखो कभी कभी क्या होता है, अपील में अगर आपका कोई मैटर है तो अपील में अगर वो मैटर में आपके लायबिलिटी रिड्यूस कर दी तो ऑटोमेटिकली वो पैसा आपके क्रेडिट लेजर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में क्रेडिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका भी एक यूनिक आईडी नंबर आपको क्या होगा, जनरेट होगा। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी अगर आपका ट्रांजेक्शन होता है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या हो जाएगा, एक यूनिक आईडी नंबर, चाहे कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, चाहे लायबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट होगा, लायबिलिटी रिड्यूस होगी, किसी भी रीजन से हो, उसके रिगार्डिंग एक आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, पेमेंट बाय चालान। देखो अभी हमने बात करी कि जीएसटी पोर्टल पे कभी भी हम पेमेंट करते हैं ना तो हमें चालान जनरेट करना है, तो चालान जनरेट करो और उस चालान के थ्रू आपको आगे पेमेंट करना है। तो चालान जनरेट करते हो तो आपको एक CPIN नंबर मिलता है। क्या मिलता है? CPIN। लाइक आई वांट टू मेक द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख टूवर्ड्स टैक्सेशन। ठीक है, मेरे को जीएसटी का 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो मैं जीएसटी पोर्टल पे जाऊंगी, वहां पर एक चालान जनरेट करने का ऑप्शन आता है, वहां पर चालान जनरेट करूंगी कि मुझे 1 लाख रुपए टैक्स का डिपॉजिट कराना है। तो मैंने चालान जनरेट किया, 1 लाख रुपए टैक्स वाले कॉलम में लिखा और नीचे आता है जनरेट चालान, तो मैंने चालान जनरेट कर दिया। जैसे ही चालान जनरेट करूंगी तो मुझे CPIN नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? CPIN नंबर, जिसको बोलते हैं कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी आपने इतने रुपए का चालान जनरेट कर लिया है, अब वो चालान आपको डिपॉजिट करवाना है, चाहे आप किसी भी वे से डिपॉजिट करा सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, RTGS, इंटरनेट बैंकिंग, और 10,000 रुपए से कम का है या टू ₹10,000 है तो ओवर द काउंटर पेमेंट भी कर सकते हैं टूवर्ड्स बैंक। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप चालान जनरेट करते हो आपको इस CPIN नंबर जनरेट होता है, और जैसे ही उस चालान जो आपने जनरेट किया उसके थ्रू आगे पेमेंट कर दोगे तो आपको एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो पेमेंट डिपॉजिट होने पर तो आपको चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, और जब चालान जनरेट करते हो तो CPIN कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। क्लियर है? तो CPIN stands for Common Portal Identification Number. It is created for every चालान सक्सेसफुली जनरेटेड। तो हर चालान जो आपका सक्सेसफुल, जैसे ही आप चालान जनरेट करोगे तो आपको ये अलॉट हो जाएगा। इट इज अ 14 डिजिट, 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है टू आइडेंटिफाई द चालान। चालान आपने जनरेट किया 14 नंबर का होता है। जब आप चालान का अमाउंट डिपॉजिट कराओगे तो आपको ये नंबर डालना होगा और उसके बाद आपका पेमेंट क्रेडिट होगा, डेबिट होगा।
CPIN रिमेन्स वैलिड फॉर द पीरियड फॉर द 15 डेज। जो भी आप चालान जनरेट करते हो 15 दिन तक वैलिड होता है। चालान जनरेट करने के 15 दिन के अंदर आपको अमाउंट डिपॉजिट कराना है। अगर आपने 15 दिन के अंदर अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया तो वापस नया चालान जनरेट करना होगा और उसके थ्रू पेमेंट करना होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद आता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड बाय द बैंक्स, है ना। जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट करोगे ना तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। ये इस बात का प्रूफ होता है कि योर पेमेंट हैज बीन क्रेडिटेड इन दैट अमाउंट। ओके, तो ये बैंक जनरेट करता है। वंस द पेमेंट इन ल्यू ऑफ जनरेटेड चालान, आपने जो जनरेट किया था चालान उसके अगेंस्ट में जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल कर देते हो, जैसे ही पेमेंट कर देते हो तो यहाँ पर आपका 18 डिजिट का एक नंबर शो हो जाता है, जिसमें शुरू के 14 डिजिट तो होते हैं CPIN नंबर जो आपने ऊपर जनरेट किया था, और 4 डिजिट आप जिस बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो 4 डिजिट उसका भी बैंक का कोड आपका शो हो जाएगा। क्लियर है। तो टोटल 18 डिजिट का आपका चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है CIN, जो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो जनरेट होता है बाय द ऑथराइज्ड बैंक और RBI व्हेन द पेमेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय सच ऑथराइज्ड बैंक। जैसे ही पेमेंट एक्चुअल में रिसीव हो जाता है और वो कंसर्न गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं तो वो आपको एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कर देंगे। तो आपको जैसे ही चालान जनरेट करते हो पेमेंट करने के लिए तो CPIN अलॉट होगा, और जैसे ही उस CPIN को यूज करके आप आगे पेमेंट कर देते हो तो इस केस में आपको CIN अलॉट हो जाएगा। CIN चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज 18 डिजिट कोड। 14 डिजिट उसमें CPIN की होती है और 4 डिजिट उसमें बैंक के कोड की होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, BRN नंबर। देखो बैंक का ब्रांच होता है, बैंक रेफरेंस नंबर होता है, इसे ट्रांजेक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक। बैंक रेफरेंस नंबर यानी बैंक अपना खुद का एक ट्रांजेक्शन नंबर देता है फॉर द पेमेंट अगेंस्ट चालान की। बैंक अगर चालान के अगेंस्ट में बैंक पेमेंट करता है तो साथ में एक बैंक रेफरेंस नंबर भी दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है EFPB, फोकल पॉइंट ब्रांच। जैसे यहाँ पर एक बैंक को ऑथराइज कर दिया, PNB बैंक को ऑथराइज कर दिया है कि आप PNB बैंक के थ्रू GST का पेमेंट कर सकते हो। तो PNB बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस है, तो यहाँ पर वो उसके ब्रांचेस को भी डिवाइड कर देगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस के पास GST का पेमेंट लेने के लिए अवेलेबिलिटी है, मीन्स GST का पेमेंट ले सकते हैं। तो EFPB यानी फोकल पॉइंट ब्रांचेस, यानी उन ब्रांचेस को ऑथराइज किया जाता है जो GST का पेमेंट कलेक्ट करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो EFPB दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, ये वो ब्रांचेस है ऑथराइज बैंक की विच आर ऑथराइज टू कलेक्ट द पेमेंट ऑफ GST। नॉर्मली एक ब्रांच को, हर बैंक की एक ब्रांच को क्या किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपने पास जो अर्लियर लॉ था वैट एक्साइज, तो उसमें क्या होता था मैनुअल तरीके से भी कि आप चालान मैनुअली जनरेट कर लो और बैंक में जाके डिपॉजिट करा दो। वेदर दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल अंडर GST, नो। GST में आपका जो चालान जनरेट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा, आप मैनुअली चालान जनरेट नहीं कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से चालान जनरेट करके ही आगे पेमेंट करना है। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको चालान पेमेंट करना है, जैसे चालान के थ्रू आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हैं, पेनल्टी का पेमेंट कर सकते हैं, लेट फीस का पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस सबका पेमेंट करने के लिए क्या सेपरेट चालान जनरेट करना है, या एक ही चालान में आपके पास सारे कॉलम आ जाएंगे, हमको जिसका जितना पेमेंट करना है हम कर सकते हैं। तो आपको इसमें बता रखा है कि आपको एक ही चालान में सारे कॉलम्स आते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी। आपको सिंगल चालान जनरेट करना है और उस चालान से आप सबका पेमेंट कर सकते हैं। ओके। So how many number of challans, how many type of challans are prescribed for the various taxes and the payments to be paid under the GST regime? तो इसमें बता रखा है कि यहाँ पर केवल एक सिंगल चालान होता है जो प्रेस्क्राइब कर रखा है फॉर ऑल द टैक्सेस, फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड द पेमेंट्स टू बी मेड अंडर द GST regime. ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन द डिलीड पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, सेक्शन 50 में कवर कर रखा है। अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना है, जैसे GST का पेमेंट करना है टिल द 20th ऑफ अप्रैल 2020, 20 अप्रैल 2020 तक आपको पेमेंट कर देना था, बट यू मेड द पेमेंट ऑन द 30th अप्रैल 2020। आपने पेमेंट कब किया, आपका पेमेंट ड्यू कब हो गया था, 20th अप्रैल को, बट एक्चुअल में आपने पेमेंट किया 30 अप्रैल को। तो इस केस में आपने 10 डेज का जो डिले किया है उस 10 दिन का आपको ब्याज सहित पेमेंट करना होगा, यानी 10 डेज पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा एट द रेट ऑफ 18%। ओके। गवर्नमेंट उसको इंक्रीज भी कर सकती है, नॉट एक्सीडिंग 24%। तो यहाँ पर आपको ये क्या टैक्स पे करना है, अभी एट प्रेजेंट 18% है। तो एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स, हर पर्सन जो टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, बट फेल्स टू पे द टैक्स, अगर वो टैक्स का पेमेंट करने में फेल हो जाता है और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द गवर्नमेंट within the prescribed time, then shall for the period for which the tax or any part remains unpaid, जितना
जितना पैसा अनपेड रहता है वो पे करेगा इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग 18%। 18% से ज़्यादा अभी रेट नहीं रहेगी, अभी एट प्रेजेंट भी 18% है, तो 18% के रेट से और इट में इंक्रीज ये नोटिफाइड हो सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। इंटरेस्ट जो होता है वो कहाँ से कैलकुलेट होता है, ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से कैलकुलेट होता है टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ओके, नेक्स्ट देखो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 बोलता है कि कभी आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, एक्चुअल में आपको आईटीसी 20,000 रुपीज का मिलना चाहिए था बट यू क्लेम्ड आईटीसी रुपये 30,000, या आपको आउटपुट टैक्स जो पे करना था वो आपको 20,000 का पे करना था और आपने एक्चुअल में आउटपुट टैक्स केवल 10,000 का पे किया। मीन्स आपने या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर ली या आउटपुट टैक्स आपने कम पे किया, तो वो जो रिमेनिंग लायबिलिटी है, क्योंकि आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया तो वो भी गवर्नमेंट को वापस लौटाना है, या आपने आउटपुट टैक्स कम पे किया तो रिमेनिंग लायबिलिटी आपको पे करनी है, तो वो जो लायबिलिटी है वो भी आपको अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे करनी होती है और उसमें 24% रेट है। और गवर्नमेंट इससे ज़्यादा अगर कर नहीं सकती है, करती है तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल विच राइट नाउ नॉट एक्सीडिंग 24% है। ओके, तो a taxable person who makes an undue or excess claim of input tax credit under subsection 10 of section 42 or undue or excess reduction in the output tax liability under subsection 43 subsection 10 shall pay the interest on such undue or excess claim or such undue or excess reduction, यानी वो जितना उसने एक्स्ट्रा आईटीसी ले लिया या जितना उसने कम आउटपुट टैक्स पे किया है उस पे उसको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट यू हैव टू पे, और जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज नॉट एक्सीडिंग 24% और इट मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ द आईटीसी। देखो आईटीसी ट्रांसफर हो सकती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने एडजस्टमेंट जैसे कि हमने बोला कि आईजीएसटी का अगर अपने पास क्रेडिट पड़ा हुआ है तो वी कैन यूज फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, बट इफ देयर इज नो आईजीएसटी वी कैन यूज फॉर द पेमेंट ऑफ द सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। ओके, तो अगर कभी भी अगर हम आईजीएसटी का पेमेंट, आईजीएसटी का जो क्रेडिट खड़ा हुआ है अगर हम उसको सीजीएसटी के लिए यूज कर रहे हैं तो आईजीएसटी का पैसा सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए यूज कर रहे हैं तो आईजीएसटी में से वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा and that amount will be credited in the CGST account. Same, if the CGST is utilizing for the payment of IGST, then the CGST will be reduced and the IGST will be credited. Same, if the SGST is used for the payment of the IGST, then SGST will be stand reduced and the IGST will be credited. Okay, तो आपको बता रखा है ट्रांसफर ऑफ द आईटीसी, अगर एक आईटीसी का क्रेडिट दूसरा पेमेंट करने में यूज कर लेते हैं तो वो आईटीसी वहां से रिड्यूस होकर दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। क्लियर है? सेक्शन 53 यही बताता है इफ द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज यूटिलाइज, अगर आप सीजीएसटी का पेमेंट कर, सीजीएसटी का जो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा है, इफ यू यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अगर आप आईजीएसटी का पेमेंट करने में उसको यूज कर रहे हो, देन इन सच केस देयर शैल बी द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ द सीजीएसटी, का अमाउंट तो कम हो जाएगा इक्वल टू द क्रेडिट सो यूटिलाइज्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वो अमाउंट ट्रांसफर कर देगी, किस में ट्रांसफर कर देगी, यहाँ पर जिस भी अकाउंट में लाइक आईजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। सेम इफ द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो सीजीएसटी यूटीजीएसटी का पेमेंट करने के लिए तो इस केस में आईजीएसटी रिड्यूस हो जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी जिसका पेमेंट करने में आप यूज कर रहे हो वो क्रेडिट हो जाएगा। सेम अगर आईजीएसटी को आप एसजीएसटी में यूज करते हो तो आईजीएसटी रिड्यूस हो जाएगा और आपका एसजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। मींस आईटीसी ट्रांसफर हो सकता है सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग। कंप्लीट है, तो आप लोग का पेमेंट ऑफ टैक्सेशन टैक्सेस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आपको सिंपल सा टैक्सेस का पेमेंट कैसे करना है, कितने अमाउंट तक करना है, कैसे किन किन मोड से हम पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप डिले पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट लायबिलिटी आपकी जनरेट हो जाती है। कंप्लीट है यहाँ तक? ओके।